बार मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने शुरू किया था, यदि हम मानव जाति थोड़ा दिख नहीं रहा होता शायद, है ना? ठीक है, देख रहे हाँ, लेकिन मैं बोलूँगा तो हाँ। आपको आ जाएगा इसमें। तो पूरी जो जितना भी अध्ययन शोध अनुसंधान हुआ है ना, उसके मूल में तो मानव ही है, मानव ने किया है। और जो भी होता है वो मानव के क्रियाकलाप को समझने के लिए ही होता है। जो अनुभव भी होता है वो मानव को ही होता है, जीना भी मानव को ही है ना? तो अध्ययन करने वाला भी मानव है। तो दूसरे अर्थ में कहें तो दृष्टा कर्ता भोक्ता मानव ही है ना? दृष्टा यानी समझने वाला मानव, कर्ता मतलब करने वाला भी मानव है, और सुख दुखी होने वाला भी मानव। तो इसलिए जो भी अनुसंधान है, साधना है, उपासना है, वो सबके मूल में मानव है। तो यदि मानव के पूरे क्रियाकलाप को हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये पता लगता है कि मानव में दो आयाम हैं, एक समझने का आयाम है और दूसरा है जीने का आयाम। तो हम समझ के ही जी पाते हैं, है ना? और यदि इसको हम व्यवस्था में देखते हैं तो एक मानसिकता है जो समझने के आयाम की उपलब्धि है, क्योंकि मानसिकता से ही मानव डिफाइन होता है। यदि हम किसी मानसिकता में नहीं है तो हम डिफाइन नहीं होते, है ना? तो जैसे मान लो कोई किसी विचारधारा से है तो हम कहते हैं ये वो गांधीवादी है ना? ये वेदांती है या ये भौतिकवादी है। उससे डिफाइन होता है आदमी मानसिकता से। यदि हमारी मानसिकता में कुछ भी डिफाइन नहीं है तो हम परिभाषित नहीं होते, कहते भैया हमको पता नहीं वो आदमी कैसा है ना? क्योंकि उसका तो मानसिकता जो है वो समझने वाला पार्ट है। इसके बाद होता है आचरण, है ना? जैसी मानसिकता होती वैसे ही जीता है। जैसे मान लो कोई गांधीवादी है तो वो गांधीवादी तरीके से आचरण में आएगा उसके, है ना? तभी कहेंगे कि जो इसकी मानसिकता में वो इसके आचरण में है। जैसे कोई वेदांती है तो बड़ी बड़ी बातें करता है वेद की, और अगर उसके आचरण में नहीं है तो कहेंगे कि भाई बोलता तो ब्रह्म की बातें हैं लेकिन जीने में नहीं है। और यदि उसके मानसिकता में है तो आचरण में रहते ही है, तो कहते हैं भाई जो बोलते हैं वैसा जीने की कोशिश कर रहे हैं ना? तो मानसिकता ही आचरण में आती है, तो फिर आचरण ही व्यवस्था में आता है ना? यदि आचरण में नहीं है तो व्यवस्था में आता है। फिर क्या है, कोई व्यवस्था में पहुंच जाता है और आचरण में नहीं रहता है तो वो मनमानी करता है, वो कुछ नहीं करता है, और उसके कारण से हमारे यहाँ जो है केओटिक स्थिति दिखती है। जो लोग राजनीति के माध्यम से सत्ता में पहुंच जाते हैं और मानसिकता और आचरण में रहता नहीं है, तो देखते हैं कि सभी लोग मनमानी तरीके से काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे रहते हैं, क्योंकि उनके पास फिर कोई गाइडिंग फोर्स है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पर आप मनमानी करते हो, एक सीमा के बाद मनमानी नहीं चलती है, क्योंकि फिर जो प्रशासनिक अधिकारी वो कह देते हैं साहब आपका संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है। फिर भी कभी करते हैं तो फिर कोर्ट रोक देती है ना? कोर्ट स्टे लगा देती है। तो कुल मिला के ले दे के फिर हमारे पास संविधान है, वही एक मानसिकता है। यदि हम राष्ट्र की मानसिकता बोलें तो संविधान है। फिर उसका आचरण देखें तो आचरण तो नहीं दिखता संविधान के अनुकूल, है ना? क्योंकि प्रियम्बल में जो लिखा है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस वो भी नहीं दिखता है ना? फिर हम फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम भी दिखती है हमारे आचरणों में, कहाँ दिखती है फ्रीडम? फिर इक्वालिटी भी नहीं है ना? जो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम ही ने इक्वालिटी खत्म कर दी, हमने क्या रिजर्वेशन कर दिया, तो अब इक्वालिटी कहाँ बची, है ना? फिर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लिखा है प्रियम्बल में, तो डिग्निटी तो प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। अभी मोदी जी को लोग 1 लाख गाली लिखते हैं ट्विटर पे, है ना? और पार्लियामेंट में देख लीजिए, पार्लियामेंट में किसी की भी डिग्निटी नहीं है, हाथ उठाना है बस। अगर उनकी नज़रें ऐसी हैं तो आपको हाथ ऐसा करना है, ऐसी है तो नीचे करना, तो आपकी डिग्निटी कुछ है वहाँ पे। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी नहीं हो रहा है, और जिसको हम इंटीग्रेशन ऑफ नेशन कह रहे हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, तो आइडियोलॉजिकल यानी मानसिकताओं के अलग अलग मानसिकताएं होने के कारण राष्ट्रीय एकता भी नहीं पता लग रही। हम लोग आप मीडिया में आप देखते ही हैं ना, सब एकता अखंडता जैसी कोई चीज़ नहीं है। यदि आर्मी नहीं हो तो हमको तो एकता को तलाशना मुश्किल है, इतने टुकड़े हो जाएं भारत के, है ना? क्योंकि
मानसिकता ही खंड खंड है, टुकड़े टुकड़े में, कहीं समुदायवादी हैं, कहीं जातिवादी हैं, कहीं धर्म के आधार पे हैं, कहीं आइडियोलॉजी के आधार पे है ना, जैसे कम्युनिस्ट और जो दूसरे जो कम्युनिस्ट नहीं है उनके बीच में आइडियोलॉजिकल बहुत शार्प डिवीजन है। फिर वो लोग जब सत्ता में आते हैं, जैसे कम्युनिस्ट सत्ता में आ जाए इन्फ्लुएंसर जगह पे, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को ले जाते हैं, है ना, या कोई दूसरे को आ जाता है, कोई मान लीजिए कि मायावती आ जाती है, तो मायावती फिर अपने तरीके से शासन को और सबको मैनेज करती है ना, आरएसएस आती है तो आरएसएस अपने तरीके से करती है। तो ये एक समस्या है। तो संविधान में एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, इसको तो सभी लोग एवेल्युएट करते हैं। हम लोग बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों के साथ भी हम लोगों के डिस्कशन हो गए। वेंकट चलैया जी जो है, बाबा जी का 2 महीने का शिविर किया था वेंकट चलैया ने, 2 महीने। क्या पद पे थे? उस समय वो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ओके। बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो हुए। तो उन्होंने हाई कोर्ट के जजों का शिविर किया था, ऐसे ही शाम के, जैसा अभी हम लोग शाम को बैठ रहे हैं, ऐसे ही बाबा जी के साथ शाम को बैठते हैं। फिर बाबा जी के साथ मिलकर उन्होंने मानवीय संविधान का प्रारूप बनाया, जो अभी किताब है ना मानवीय संविधान, हाँ। उसका प्रारूप जो है वो बाबा जी के साथ मिलकर वेंकट चलैया ने बनाया था। ओके। और वेंकट चलैया उसको शंकर दयाल शर्मा उस समय प्रेसिडेंट थे। ओके। तो वेंकट चलैया शंकर दयाल शर्मा जी को देने गए थे, भाई ये हमने अनुसंधान किया बाबा नागराज जी के उसमें। तो शंकर दयाल शर्मा जी ने उनसे कहा कि आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दें। तो वेंकट चलैया जी को बड़ा वो हुआ कि मैं हिंदी भाषी, है ना, कर्नाटक का, और शंकर दयाल शर्मा हिंदी मध्य प्रदेश की हिंदी भाषी, और वो कह रहे हैं कि इसको अंग्रेजी में करके ले आए। तो लेकिन उन्होंने 2-3 महीने लग के उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, तब तक शंकर दयाल शर्मा का टर्म पूरा हो गया, दूसरे राष्ट्रपति आ गए। तो ये सब होता रहा। फिर बाद में उनको संविधान समीक्षा आयोग का चेयरमैन बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बना था, उसके वो चेयरमैन थे। तब उन्होंने बाबा जी को फिर आमंत्रित किया और कहा कि आप जो भी सजेशंस हैं वो दे दीजिए। तो उस समय मैं बाबा जी के संपर्क में आ गया था। तो फिर हम लोगों ने सारे जो बाबा जी का मानवीय संविधान का प्रारूप और जो बाबा जी ने संविधान पे जो लिखा था वो सब संविधान समीक्षा आयोग को दिया। लेकिन उसमें इतना विवाद किया पॉलिटिकल पार्टियों ने कि वो रिकमेंडेशन आज भी बंद पड़ी है फाइल में, आज तक उसको खोला नहीं उस फाइल को, क्योंकि उसमें जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कांग्रेसी हैं, जो दलित लोग हैं, इन्होंने बहुत हंगामा किया कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग पूरा संविधान जो है वो खत्म कर देंगे, ऐसा ऐसा कर। तो ये एक मतलब एक रेफरेंस ऐसा ध्यान में आया, तो मैंने वो बात कही आपके साथ में। तो मैं ये कह रहा था कि मानव ही मूल में रहता है, तो इससे मानसिकता बनती है, ये दोनों को आधार पे मानसिकता बनती है, इसको अपन कहें। और ये जो है जिसको व्यवहार कह रहे हैं, व्यवहार से आचरण बनता है, और ये जो व्यवस्था है, व्यवसाय वाला हिस्सा है, इससे व्यवस्था बनती है। तो इसका कनेक्शन यही है कि मानसिकता आचरण में आती है और आचरण जो है वो व्यवस्था में आता है। यदि ये कनेक्शन नहीं होता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। यदि एक होता है, इसी प्रकार से ये सारे कनेक्शन ऐसे ही है ना। अभी आगे का थोड़ा सा लिखना बाकी है। हैं? अच्छा, नहीं खत्म हो जाए। तो मैंने कहा कि 2 आयाम है, एक समझने का आयाम और दूसरा है जिसको जीने का आयाम है। ठीक है, इतना ही है कुल मिला के। बच्चा जन्म से समझने का प्रयास करता है, जितना
जितना समझता जाता उतना उतना जीता जाता है ना। यही सिविलाइजेशन का भी, सिविलाइजेशन जितना समझती है उतना जी पाती है। सिविलाइजेशन को समझने में जो रह जाता है वो जीने में रह जाता है। तो कुल मिला के है ना, तो इसमें जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं, ये मैंने अनुभव लिखा हुआ है ना, अनुभव, और दूसरा लिखा है ये विचार लिखा है ना। तो अनुभव क्या है, पूरी यदि मानव जाति को देखें तो उसका अनुभव क्या है। तो मानव में जो अनुभव है वो केवल 6 बिंदुओं में ही कवर हो जाता है। एक है नियम, मतलब पूरी मानव जाति ने जो अनुभव किया है वो कुछ नियमों का किया है, चाहे वो फिजिकल लॉ हो, नेचुरल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, कोई भी जो भी लॉ है ना। और उसके आधार पे, नियम के आधार पे नियंत्रण को पहचाना। जैसे मान लीजिए एसी चल रहा है तो इसके नियम को पहचाना, फिर एसी कैसे नियंत्रित होगा है ना, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होगा, इस नियंत्रण को पहचाना है ना। और उसी के आधार पे संतुलन को भी पहचाना है ना, संतुलन बिंदु को, आदमी को कितना चाहिए, हमको कितना कूलिंग चाहिए है ना। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो, लेकिन इसको आप नेचर में भी समझ सकते हैं है ना। नेचुरल लॉ में, नेचुरल लॉ में लोगों ने नेचुरल लॉ को समझा, नियंत्रण को समझा और संतुलन को समझा। अभी देखिए जितना भी हम लोग समस्याग्रस्त हैं इसी जगह पे है कि नियम पूर्वक उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उसके कारण से नियंत्रण गड़बड़ हो रहा है ना, प्राकृतिक नियंत्रण जो है, और उससे संतुलन बिगड़ रहा है, ताप का संतुलन। जैसे आदमी के शरीर में, हम सब लोगों के शरीर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अभी सबको थर्मामीटर लगाएंगे, सब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हर रचना जो होती है वो एक संतुलित ताप में ही रहती है। ऐसी पृथ्वी हमारी एक संतुलित ताप में रहती है। यदि रचना में गड़बड़ी होती है तो ताप बढ़ता है या घटता है ना, जिसको हम लोग बुखार चढ़ना कह रहे हैं। अभी हम लोगों ने पृथ्वी के साथ गड़बड़ किया है, इसलिए पृथ्वी को बुखार चढ़ गया है ना, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। बाकी सब उसके साथ भी जुड़ते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका असर बाकी अंग अवयवों पे भी जाता है। या हमारा पेट खराब होता है ना, यानी वायु प्रदूषित होती है, पेट खराब होता है तो अपान वायु बढ़ती है, अपान वायु बढ़ती है तो अपान वायु जो है पूरे शरीर में है ना, वो बल शोषक होती है अपान वायु, तो वो बल को शोषण कर लेती है, ब्रेन का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, जहाँ जहाँ भी अपान वायु जाती है तो बल का शोषण कर लेती है ना। तो वैसे ही जो प्रदूषण है, प्रदूषण एक प्रकार से अपान वायु है ना। तो ये जो अपान वायु है इसने पूरी मानव जाति के बल का शोषण कर दिया, इनकी जो कार्य क्षमता है उसको घटा दिया है ना, क्योंकि और रोग पैदा कर दिए। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो लंग्स की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा है। तो जो अनुभव है, अनुभव तो था हमारे पास, नियम का पहचान था, नियंत्रण का पहचान था, संतुलन का पहचान था, लेकिन हम उस पहचान के आधार पे क्रियाकलाप को निश्चित नहीं कर पाए। क्रियाकलाप में कौन सा क्रियाकलाप? उत्पादन का क्रियाकलाप, जिसको अपन ये व्यवसाय क्रिया कह रहे हैं ना। व्यवसाय क्रिया है ना उत्पादन की क्रिया, और दूसरा व्यवसाय क्रिया में विनिमय का क्रिया। हम दो ही काम करते हैं व्यवसाय में, एक कोई चीज़ को पैदा करते हैं फिर उसका विनिमय करते हैं ना। तो हमने जो अनुभव था मानव जाति का, उस अनुभव को हमने व्यवसाय में अप्लाई नहीं किया, उसके कारण से हम प्राकृतिक स्तर पे समस्याग्रस्त हैं। दूसरी जो बात है कि हमारे पास अनुभव था न्याय का है ना, न्याय, धर्म का, सत्य का। धर्म का मतलब व्यवस्था का है ना, जैसे परिवार एक व्यवस्था है, समाज एक व्यवस्था है, राष्ट्र एक व्यवस्था है ना। अभी अंतर्राष्ट्र कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व्यवस्था के अर्थ में सोचती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, तो व्यवस्था के अर्थ में सोचती है। तो हमारे पास मानव जाति में कुछ न्याय का समझ था, पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना समझ था कि हम परिवार के रूप में हजारों साल से जीते आ रहे। अभी पिछले 100 साल में या पिछले 50 साल में परिवार टूट रहे है ना। इसका मतलब है कि न्याय को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, या न्याय का लोक व्यापीकरण नहीं कर पा रहे, न्याय को हम बच्चों की मानसिकता में स्थापित नहीं कर पा रहे है ना। जो यहाँ का मामला है ना, न्याय कहाँ अप्लाई होता है? संबंधों में, व्यवहार वाले हिस्से में है ना। हम सब लोग जन्म से ही संबंध में ही रहते हैं, हमारा जन्म भी माता पिता के साथ है ना
संबंध पूर्वक हमारा जन्म होता है, और जब हम जन्म लेते हैं तब से ही संबंध रहता है ना। माता की स्वीकृति रहती है संतान के रूप में, संतान भी अपने माँ को स्वीकार्य रहता है ना। फिर इसके बाद पिता को स्वीकारता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को स्वीकारता है ना। और वो एक प्रकार से परिवार के संबंधों के साथ तादात्म्यता में जीता है ना। उसके साथ यानी वो अपने अस्तित्व को परिवार के अस्तित्व के अर्थ में ही सोचता है, अपने को अलग नहीं सोचता। ये हमारी ट्रेडिशन में था, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि न्याय का कुछ समझ था, है ना। वो टूट गया पिछले 30 साल में, है ना। क्यों टूटा, अभी उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं, भाई क्यों टूट रहा है। अच्छा, जो टूट रहा है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। कोई लोग कह सकते हैं भाई, जैसे हम कहें कि हमारा समाज में कुछ अंधविश्वास थे, वो टूट गए, तो हम कहेंगे सकारात्मक हुआ है ना, पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अभी हम लोग इसको एवेल्युएट कर सकते हैं, क्या परिवारों का टूटना सकारात्मक है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान की अदालतों में लगभग 2.5-3 करोड़ मुकदमे हैं, है ना। अभी बढ़ गए हों तो मालूम नहीं, मेरे पास पुराना डाटा है। तो मुकदमेबाजी किसके साथ होती है ना। जैसे ज़्यादातर जो मुकदमेबाजी होती है या तो परिवार में होती, नहीं तो पड़ोसी से होती, खेतों को लेकर, मकान को लेकर, है ना। ज़्यादातर वही होती लड़ाई, तो पड़ोसी के खेत वाले से कि हमारी ज़मीन दबा ली, फिर झगड़े होते हैं, या हमारे मकान पे कब्जा कर लिया, या पिताजी ने प्रॉपर्टी बांटी नहीं तो फिर भाई लोग आपस में लड़ जाते हैं ना। या दादाजी नहीं बांट के गए तो चाचा और काकाओं में लड़ाई चलती रहती, जो हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो परिवार व्यवस्था थी, हम उसको उसके डिस्टर्ब होने से, हिलने से झगड़े बढ़ते, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। पहले नहीं था, पहले गुजरात में हम लोग ऐसा सुनते थे कि छोटा भाई जेठा भाई एंड सन्स, ऐसा होता था कंपनियों का जो स्वरूप था। तो मतलब 2 भाई हैं और उनके जितने सन हैं, सबका मिला के कॉमन प्रॉपर्टी, हम लोग उस तरीके से एकजुट थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने क्या किया कि संपत्ति विभाजनी कर दी, है ना। जो तो पहले कुछ ना कोई एक आधार था जिसने परिवार को बांधा था, उसमें से एक आधार को हम ऐसा मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी भी था, जिसके कारण से लोग, जैसे मान लीजिए कोई लोहे का काम करता है या चांदी का काम करता है, तो चांदी उनके पास इकट्ठी हो जाती है, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, है ना। फिर जो लोग उसमें कारीगरी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको 1 किलो चांदी चाहिए, तो उसमें से ले जाते हैं, अपना कारीगरी करी, माल बेचा, वापस चांदी में मिला दी। तो उससे क्या होता था, प्रॉपर्टी परिवार की बनी रहती थी, तो परिवार के सारे लोग अपना व्यवसाय भी करते थे, और प्रॉपर्टी एक होने के कारण से परिवार एकजुट रहता था, है ना। कि भाई जो ऐसा है, वो नेहरू जी ने 1952 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लाई, और उसके बाद से ये पूरा जो हो गया। फिर बाद में तो बच्चों को अधिकार दिया, फिर लड़कियों को भी अधिकार दे दिया, अभी तो और भी कर रहे हैं, है ना। ये क्योंकि व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ेगा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उससे परिणाम भी आ रहे हैं, है ना। बुजुर्गों का कोई पूछता ही नहीं है, शादी के बाद जो है महिलाएं पहले यही पूछती पति से कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा है, तुमको क्या मिलने वाला है ना। मैंने कई घर ऐसे भी देखे, उन्होंने कहा हम इस घर में कोई भी रिपेयर काम तभी कराएंगे जब हमारा हिस्सा क्लियर कर दो, हमको हमको कहाँ रहना है। अपने पिताजी से कह देते हैं, है ना, कि आप हमको बता दीजिए कि हमको आप कौन सा देने वाले हैं, तो हम उस घर को ठीक कराएंगे, और आप नहीं बताएंगे तो हम पड़ा रहने देंगे, भले हमारे पास पैसा है। तो वो जो मानसिकताओं में जो आ गया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो ये जो न्याय की जो समझ थी वो यहाँ अप्लाई हो रही थी, या होना चाहिए, दोनों बातें कह सकते, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में व्यवहार शिक्षा नहीं। व्यवहार का मतलब है हम संबंध में ही जीते हैं, है ना। हमारा जन्म से मृत्यु तक हम संबंध में ही रहते हैं, लेकिन संबंध को में एकता को बनाए रखना हमको नहीं आ रहा, यानी परिवार की एकता, परिवारों की परस्परता में समाज की एकता, है ना। अभी क्या है, समाज को हम लोग समुदाय मानते हैं, जैसे आपने कहा पटेल समाज है, तो उनका एक समुदाय है, तो वो पटेल अपने लिए करेंगे, फिर कोई जैन होंगे, जैन अपने लिए करेंगे, फिर कोई ठाकुर होंगे वो अपने लिए करेंगे, दलित होंगे वो अपने लिए करेंगे, फिर
फिर वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है पूरे देश में या पूरी दुनिया में, इवन पूरी दुनिया में। जैसे इस्लाम में भी तो यही है ना कि वो सिया सुन्नी का झगड़ा यही है सारा, दो समुदाय बन गए है ना, जबकि उनके पैगंबर एक ही उसमें दिक्कत आ गई ना, पहले जो समाज की जो व्यवस्थाएं थी, हम्म, जैसे पटेल समुदाय कुछ सोचते हैं तो अपना कल्याण के साथ साथ सामाजिक समरसता सोच के चलते थे जी कि भाई हमारा तो अच्छा करता है मगर दूसरे का भी अच्छा हो। तो एक प्यार भाव जो प्रेम जो था वो जुड़ा रहता था। हम्म, अभी वो नहीं रहा, वो कम अभी हो थोड़ा गया। सेल्फिश हो रहे लोग, सही। दूसरे की नहीं सोचते हैं। जी जी तो वो इसलिए वो समस्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मीन्स अपने में परिवर्तन आ गया है ना, हाँ कुछ ना कुछ बाहर की जो भी इफेक्ट कहाँ से आई, वो एक उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए कि ये चेंजेस क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों हुआ, मगर कुछ हुआ हमारे मानस पर, राइट? जी तो उसका प्रभाव से सब गड़बड़ आ रही है। जी हाँ, पारिवारिक एकता की आप जब बात कर रहे हैं हाँ जी तो संबंध में जीना के संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ, तो क्योंकि हर व्यक्ति उसकी इच्छाएं लेके आता है, जी उसकी इच्छाएं जो है वो उसे समाज से मिलती है, उसका जिस तरीके से ब्रॉटअप हुआ है उससे मिलती है, और उसके खुद के मन में जो है वो जिस तरीके का स्वभाव है उसका, उससे उसकी इच्छाएं अभिव्यक्त होती है। तो परिवार में मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे लेकर चलते हैं कि एक परिवार है जहाँ पर पिता और माता की इच्छा कुछ है, संतान को लेकर अपेक्षा है उनकी कि संतान ऐसा करे, और संतान की अपेक्षा कुछ और है अपने परिवार को लेकर कि वो मुझे इस मामले में सपोर्ट करे। समय बदला है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि परिवार ये चाहता है कि हम एक शहर में एकजुट होकर रहें एक जगह पर, और संतान ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो उड़ना है, हमें कहीं और जाना है, हमें किसी और दूसरी जगह पर जाकर आपने अपने तरीके से जिया लेकिन हम हमारे तरीके से जीना चाहते हैं। तो ये जब इच्छाओं का टकराव होता है या महत्वाकांक्षाओं का जब टकराव होता है तो एकता संभव इसलिए नहीं हो पा रही है इस वक्त। तो क्या इस मतलब वही जो सुबह वाली बात है वही फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आदर्श परिवार की स्थिति तो संभव कैसे या कैसे एकता रहेगी? नहीं, मैं तो आदर्श परिवार की बात नहीं कर रहा। हम हजारों साल से जिस परिवार में जीते आए हैं वो टूट रहा है। तो टूट रहा है क्योंकि तो किसी संतान आदर्श को चाहिए कि प्रॉपर्टी में से मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, मैं कुछ और बिजनेस करना चाहता हूँ। आदर्श परिवार हम लोग कह सकते हैं भगवान राम का परिवार आदर्श परिवार। वैसा तो कोई परिवार नहीं है ना, वैसे भाई बहन भी नहीं दिखते हैं ना, पिता पुत्र भी नहीं दिखते, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम जो पूरा जो समाज जिन परिवार व्यवस्था में जीता आ रहा है ना, उसमें डिसइंटीग्रेशन हुआ है। उसकी उसमें जो भी कारण थे जिसके कारण से हम एकजुट हुए थे, अभी मैं कारण पे नहीं जा रहा हूँ है ना, लेकिन वो दरक गया है ना। भारत में भी डाइवोर्स का रेट 15% के आसपास होना चाहिए। हम लोग जब आज़ाद हुए थे उस समय डाइवोर्स का रेट जो है वो 0.49% था, पॉइंट उस समय भी आ गया था डाइवोर्स। उससे पहले तो हमारे यहाँ डाइवोर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। हमारे यहाँ डाइवोर्स तो जो है मुसलमानों से आया है ना, तलाक वाला जो है, या क्रिश्चियनिटी में होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा में कोई डाइवोर्स नहीं होता था। हमारे शास्त्रों में कैसा उल्लेख ही नहीं मिलता कोई डाइवोर्स हो जाए ऐसा कुछ नहीं। तो हम जो जैसे जीते आ रहे थे उसमें परिवार में बीमारी हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि वो एक आइडियल फैमिली थी है ना, लेकिन हम एकजुट थे, वो टूट रहा है। अभी ये है कि इसको तोड़ना है या हमको वापस उसको जोड़ना है, ये हमको विचार करना है। और यदि हम तोड़ते हैं तो हम जिएंगे कहाँ, क्योंकि जीना इतना ही है जो डिफाइन हो रहा है ना जीना। जैसे अभी भी जो इसको हम लोग यूरोप में देखते हैं है ना, तो वहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई, तो संतान उत्पत्ति तो अभी भी चाहते हैं लोग है ना, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो हम क्या संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं या संतान उत्पत्ति के बाद उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना चाहते हैं? नैसर्गिक स्वीकृति क्या है? तो नैसर्गिक स्वीकृति ये है कि जैसे ही कोई माता पिता बनता है अपनी संतान का पोषण संरक्षण करने चाहता है, ये नैसर्गिक स्वीकृति है जो हमारे यहाँ हजारों साल से है।
हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं था उसको हमको क्रिएट करना है, हम तो कह रहे हैं जो था उसी को और एनरिच करना है ना। इसलिए जो सुबह भी आपने कहा था कि यूटोपियन नहीं, या हम किसी आइडियल फैमिली की बात ही नहीं कर रहे। ये जो जीवन विद्या ये कह रही कि जो जीने का जो भी हमारा परंपरा था, उस परंपरा में जितना था उसका संरक्षण करना है, और जो और अच्छा हो सकता है उसका परिमार्जन करना है ना। कोई आइडियल फैमिली की इसमें बात नहीं होती है ना। क्योंकि उस परिवार में भी अगर हजारों साल पहले की भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी परिवार के संबंध में न्याय था, धर्म था या नहीं था, ये कैसे तय किया जाए? हाँ, क्योंकि इस आधार पे कि हम एक थे कंपैरेटिवली। हाँ मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से एक थे, ऐसा हम नहीं कि पूरी तरह से एक होते तो टूटते ही नहीं। जी तो कुछ दोस्त था, लेकिन तुलनात्मक रूप से जी जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि आप अभी जैसा जी रहे हैं अपने परिवार में, और आपके माता पिता जैसा अपने परिवार में जीते थे, और आपके ग्रैंडफादर जैसा, वो सुधर रहा है या बिगड़ रहा है? एक प्रश्न हर आदमी अपने से पूछ सकता है। आई थिंक जितनी फैमिली फ्रीडम मिलती गई उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। हाँ जैसे पहले क्या था कि फ्रीडम नहीं थी, पिता वाज कंट्रोलिंग, कि फादर है एक, यू नो, ही इज टेलिंग एवरीबॉडी, एंड उसका प्यार इतना था, जी राइट, इतना प्यार था कि वो अच्छा ही बात, यू नो, कोई स्वार्थ नहीं था, तो सब फॉलो करते थे। तो व्यवस्था टूटी क्योंकि एवरीबॉडी वांट फ्रीडम, तो आपको फ्रीडम मिली तो आपने फ्रीडम का जो यूज करना चाहिए था वैसे किया नहीं, हाँ तो प्रॉब्लम आके खड़ी हुई। इसे बड़ा मुश्किल है ऐसे नहीं सकता है। इसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल है, हाँ क्योंकि वो जो समय था, हाँ उस समय के परिमाण थे, जीवन शैली जो थी वो बहुत अलग थी, और आपकी जो समय है, आपका जो परिमाण है जीवन शैली का, वो बहुत अलग है। जैसे मैं जो उदाहरण दे रहे हैं पटेल साहब कि मेरे पिताजी के चाचा जी की बात करें तो वो पेट्रियार्कल समाज में थे हम, और वो जो कहते थे हम सब क्या करते थे, मैं बहुत छोटा था, मैं 4th जनरेशन देखी है मैंने, मेरे पिताजी के दादाजी को देखा है, जी जी तो मैंने वो समय भी देखा है। उसके बाद वो मैं 90s में बचपन मेरा गुजरा है, तो मैंने अभाव भी देखा है, मैंने समाज में अभाव भी देखा है। हम जब बड़े हो रहे थे तो जरूरी नहीं था कि हमारे पास विपुल मात्रा में हर पर्याप्त चीज अवेलेबल थी। हमें जो चाहिए था, मतलब मेरे को एक पेंसिल चाहिए था तो सिर्फ एक नटराज का पेंसिल मिला करता था, ये नहीं था कि 50 पेंसिल अवेलेबल है। तो विपुल चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी, प्लेंटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी। और उसके बाद मैंने 94 के बाद, नरसिम्हा राव की सरकार के बाद, मैंने वो समय भी देखा जब अचानक से विपुल मात्रा में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हो गई। अगर एक कार भी लेनी है, या एक घर भी लेना है, या एक पौधा भी लेना है, तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। तो वो पूरा भौतिकवाद आ गया, हमारा उपभोक्तावाद का पूरा प्रसार हो गया पिछले 20 सालों में। तो इन तीनों फेजेस की अगर बात करें तो तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सही था। क्या वो सही था जिसमें वो जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे वही सब लोग करेंगे, या ये समय सही है जब मैं अपने संतान को चॉइस दे रहा हूँ कि भाई तुम चॉइस कर लो, तुम्हें क्या चाहिए इसमें से, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी विवेक बुद्धि, तुम्हारा तर्क क्या कहता है। एक कंक्लूजन निकल रहा है आपकी बात से कि हम अनिश्चय की स्थिति में आ गए। हाँ हमको हम पहले कुछ एक तरीके से हमारा निश्चय था वो बदल गया, इतना तो हो गया ना, स्टेबिलिटी खत्म, स्टेबिलिटी जो थी ना, जो भी कंपैरेटिवली कम हुई है। इसको थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे पहले जो परिवार था, ठीक है, मतलब हम लोग 3-4 जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इंडिया में हम लोगों का जो परिवार जो जुड़ा हुआ था वो उसका बेस क्या था, तो उसका बेस आस्था था। मतलब जैसे बच्चे हैं या तो फिर बहू है, तो उनको पिता के या तो फिर सास ससुर के प्रति वो एक आस्थावश, ऐसा नहीं था कि वो मतलब कि अंदर से खुश थे, उनके अंदर तृप्ति थी, समाधान था, वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो आस्था के लिए कि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका ध्यान रखना है, वरना समाज उनको क्या कहेगा, वो आस्था और भय की वजह से शायद से वो समाज जुड़ा हुआ था। जैसे 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 हम लोग पिछले 20-30 साल की अगर बात करते हैं या तो फिर पिछले 50 साल की, तो अगर जहाँ जहाँ पर भी तर्क जैसे जैसे बढ़ा है और लोगों को वो जो फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं, वैसे जैसे तर्क बढ़ा है और फ्रीडम बढ़ी है, उस रेफरेंस से लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, लोगों का आस्था से एटलीस्ट एक
कुछ एक एरिया है, मतलब कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन लोगों का आस्था से बिल्कुल ही विश्वास उठता जा रहा है। उनको ये दिख रहा है कि आस्था से मेरे को मिल कुछ नहीं रहा है, वो मैं अगर भगवान की तरफ करूँ या तो फिर मैं अपने परिवार तरफ करूँ। एक बच्चा है तो उसको तो दिखता है कि भाई हम लोग जिस आइडियलिज्म की बात करते हैं या तो फिर जो मतलब कि अच्छा आदमी बनना है उसकी जो बात करते हैं, वो मेरे पिता में मेरे को दिख नहीं रहा है, वो मेरी माता में मेरे को दिख नहीं रहा है, वो मेरे ग्रैंडफादर में मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं कौन से बेसिस पे उन लोगों को फॉलो करूँ? तो वो तर्क पे तो उसको वो वहाँ पर अटक जाता है, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसको वो तर्क वहां पर एक बार वो दिखा देता है कि भाई ये तो सही नहीं है, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। उस रेफरेंस से धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे तर्क बढ़ता जा रहा है, तो उस रेफरेंस से हमारा समाज अगर देखेंगे तो ये तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि जैसे पहले भी हम लोगों को परिवार में परिवार था, परिवार आस्थावश बना रहा था, लेकिन पहले भी हम लोगों को परिवार में शायद से जीने का जो स्वरूप हम लोग देख रहे हैं और आज देखना चाह रहे हैं, तो उसमें जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो वो आगे हम लोग ऐसा नहीं करना चाह रहे कि वो आस्थावासी बना रहे, लेकिन एक परिवार एक छत के नीचे कैसे जी पाए, उस रेफरेंस में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्योंकि मेरा जीना तो परिवार में ही हो रहा है, मेरा जीना परिवार में हो रहा है, तो मैं कैसे उस संबंध को निभा करके उस छत के नीचे मैं रह पाता हूँ, और वो भी मेरे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। उस रेफरेंस की हम लोग उस लेवल की यहाँ पर बात हो रही है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही कह एग्जैक्टली रहे हैं। ऐसे ही। देखिए कुछ और भी कारण है परिवार टूटने के, आस्था के अलावा। जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमने बनाई, तो हम परिवार छोड़कर नौकरी के लिए चले गए, पूरे यूरोप में यही हुआ। दूसरा कारण है जो वार है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो कम से कम समझ लीजिए 50 लाख पुरुष मर गए, है ना, तो महिलाएं जो है वो अकेली रह गई परिवार के साथ में। उसके कारण से महिलाओं पे दबाव आया कि हमको नौकरी करना पड़ेगा, उससे वुमन मूवमेंट खड़े हुए तमाम सारे। नहीं तो पहले महिलाओं की राज्य में भागीदारी नहीं थी, अभी महिलाएं भागीदारी चाहती हैं, क्योंकि युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में पुरुष मरे, तो उसके कारण से असंतुलन पैदा हुआ और एक साथ मर गए। सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग मरे, सेकेंड वर्ल्ड वार में 1 करोड़ 10 लाख में पुरुष ही मरे, है ना। महिलाएं तो अब वो कोई बमबारी में कोई के घर पे गिर गया वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट वार में जो लोग मरे उसमें ज़्यादातर पुरुष ही मरे। अभी भी आर्मी में जहाँ पे भी जैसे हमारे जवान रोज मारे जा रहे हैं, पुरुष ही मर रहे हैं ना, वो महिलाएं तो एक वो भी कारण है ना। तीसरा जो सर्विस सेक्टर बढ़ गया, जो गांधी जी जो बात करते थे, गांधी जी ट्रेडिशनल उद्योग के पक्षधर थे, है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल उद्योग जो है परिवार को कुटुंब को जोड़ के रखता था, है ना। लेकिन अब हमने सर्विस सेक्टर को बढ़ा दिया, तो सर्विस सेक्टर बढ़ने से मैं अपने माता पिता को छोड़ के अहमदाबाद में नौकरी कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे पिताजी जो 80 साल के हैं, मेरे तो अभी 88 के हैं मेरे फादर, तो अभी मैं सेवा करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, है ना, जबकि उनका तो एक्सपेक्टेशन होगा कि हमारे बच्चों को हमारी देखभाल करना चाहिए, तो फ़ोन ही कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विकास का ढांचा है वो परिवार को तोड़ने वाला है। फिर हमारे कानून भी ऐसे ही आके जो अभी जैसे ये वुमन एट्रोसिटी एक्ट आए हैं ना, तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि यदि महिला जाके शिकायत कर देगी तो सबसे पहला काम पुलिस ये करेगी, पति को घर से बाहर कर देगी, आप कहीं और जाके रहिए, है ना। तो ये एक्ट भी धीरे धीरे परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि हमको इसको ठीक करना है या नहीं करना है। हमको ठीक करना है तो फिर रास्ता निकालेंगे, शिक्षा में ले जाएंगे, लोक व्यापीकरण करेंगे, कॉन्फ्रेंस सेमिनार करेंगे, वातावरण बनाएंगे, सरकार से भी कहेंगे कि इन एक्ट को सुधारा जाए, ये सब किया जाए। और यदि हमको लगता है नहीं करना है, हमको इंडिविजुअल होके रहना है, तो उसको भी विचार करेंगे क्या इंडिविजुअल होके हम जी सकते हैं क्या। ये सब में अपन मानव का अध्ययन करते हैं। ये जो एक्ट भी बने हैं ना, ये क्यों बने हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पे भी सोचना पड़ेगा ना हमको कि भाई ये एक्ट कहीं ना कहीं जो न्याय था वो नहीं हो रहा था ना, इसलिए वो एक्ट आए। उन एक्ट आने से जो थोड़ा एकजुटता थी या कहीं आदमी को मिनिमम सिक्योरिटी अवेलेबल थी, वो भी नहीं है अवेलेबल अभी। कंक्लूजन तो यही है अभी का। तो ये क्यों हुआ,
और ये कैसे ठीक हो सकता है, इन दोनों सभी मुद्दों पर हमको विचार करना पड़ेगा। हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य से हमको विचार करना पड़ेगा, तब हम समाधान पे पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं। और समाधान ऐसा नहीं है कि अभी आज समाधान हो गया और कल वो प्रॉब्लम जनरेट कर दे। अभी हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं कि हम एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसके 10 प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, तो और 10 से फिर 100 हो जाते हैं। हम जिस समाधान की बात कर रहे हैं यहाँ, उससे समाधान से समाधान ही निकलेगा, समस्या नहीं जनरेट होगी, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें तटस्थ रह के आकलन हो सकता है। जब हम ये तटस्थ बात होके ही कर रहे हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं तो मेरे मन में कई सारे लोग आ रहे हैं, मेरे परिचितों में से। जैसे मैं किसी एक बिजनेसमैन को जानता हूँ, तो वो पटेल साहब की उम्र के हैं, उनका बेटा है, उसका स्वतंत्र बिजनेस है, उनकी बहू है, उनका स्वतंत्र बिजनेस है, उनकी पत्नी का स्वतंत्र बिजनेस है, उनका स्वतंत्र बिजनेस है। वो एक घर में रहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ बिजनेस के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो अपना अपना काम करते रहते हैं, सिर्फ एक घर में रहते हैं। उसके अलावा उनके परिवार का और कोई गठन नहीं है, सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। उसको घर तो नहीं मगर बोलेंगे। इसका एक अब ये हम उसे घर नहीं कहते, ये हमारा दृष्टिकोण। मैं ये कह रहा हूँ कि तटस्थ रह के देखा जाए, क्योंकि वो तो अपने आप में बड़े खुश हैं। हाँ। जब मैं उनसे बात करता हूँ या उनके विचार जानने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बड़े संतुष्ट है अपने जीवन से। ऐसे ही उन 4 लोग भी वो अपने जीवन से बड़े संतुष्ट हैं। हाँ। तो उन्हें कहीं वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो है वो अखरता नहीं है। हाँ। उन्हें कहीं परिवार की जो विभावना है हमारी, वो लुभाती नहीं है। हाँ। उसी तरीके से आपकी किसी बात और से सहमत हूँ। हाँ लेकिन बात प्रश्न इसमें है, एक एक मिनट इनका उत्तर कर दूं या आप? मैं इसको ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जी, जी। और उन्होंने बोला है, जो हम अभी जो भी पॉइंट आ रहे हैं, जी। तो उसमें से एक बात आती है कि जो पहले का टाइम था वो अच्छा था, अच्छा नहीं था, चेंजेस की जरूरत थी, और जो भी चेंजेस आते गए, जैसे कि फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसने हमको कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिया या नहीं दिया। नहीं, इसके अपन को समीक्षा कर। हाँ, वो बात तो वही आती हाँ, है कि हम जो दिशा में जा रहे हैं, तो हमारी दिशा ठिकाने पे है है कि नहीं? और नहीं है। बहुत सारे उदाहरण तो उसका पैरामीटर क्या होगा? वही मैं इसलिए मैं तटस्थ नहीं बोल रहा। एक पैरामीटर तो ये है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, सारा नेचुरल इम्बैलेंस हो रहा है, ग्राउंड वाटर का भी, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है ना, मिनरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, वन भी, जंगल भी कम हो रहे हैं, है ना, और जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है वो भी हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, नोबल लॉरिएट लोग कह रहे हैं, जो सारा जो ग्लोबल एकेडमिक्स है वो भी इसी बात को कह रहा है। तो एक तो पैरामीटर ये है कि कहीं दिशा गड़बड़ है, मतलब जो हम लाखों साल से जी रहे थे। स्टीफन हॉकिंस अभी ये क्यों कह के गए कि यदि ऐसा ही मानव जीता है तो 40-50 साल के बाद मानव नहीं रहेगा इस धरती। ये स्टीफन हॉकिंस का स्टेटमेंट है। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कहीं वो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो है अलार्मिंग है ना, जैसे ग्लेशियर्स हैं हमारे पिघल गए, एक तो ये है। और दूसरी बात है कि जो इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है उससे हमारी आस्थाएं दरक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे, शासन पे, है ना, इंस्टीट्यूशंस पे, है ना, उन सब पे दरक नहीं। तो इंस्टीट्यूशन भी दोनों प्रकार के इंस्टीट्यूशन, जो राज के इंस्टीट्यूशंस हैं और जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है या सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब में आस्थाएं दरक नहीं। तो ये 2 पैरामीटर है कि हमको इन इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जैसा जंगल एज में जी रहे थे इंडिविजुअल होके वैसा जी सकते, है ना। या फिर हमने जंगल एज से आगे बढ़ के हमने कुछ इंस्टीट्यूशन डेवलप किए थे हजारों साल में, जैसे परिवार को हमने कोई 5-7 हज़ार साल से, हम 10,000 साल से जीते आ रहे हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन। उससे पहले हम जंगल एज में थे, तो वहाँ तो जैसे जानवर रहते वैसा जीते थे, जानवरों में कोई फैमिली नहीं होती है ना, केवल कुछ समय के लिए जानवर अपने शिशु को पहचानता है, जैसे चिड़िया भी थोड़े समय तक पहचानती है, गाय भी थोड़े समय तक। गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो सर्वाधिक लंबे समय तक पहचानता है, बाकी में तो वो पहचान महीने भर, कोई 15 दिन या किसी में 10 दिन तक भी ऐसे ही रहती है, उसके बाद वो अपने संतान को नहीं पहचानती। मानव में ही अपने संतान को पहचानने की क्षमता जो है जन्म भर रहती है, पूरे जन्म तक जो भी संबंध को पहचानता है उसको पहचाने रहता है, वो मृत्यु तक जो है पहचाने रहता है। तो ये मुद्दा है जिसको
हम कहीं कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मानव सभ्यता का इतिहास हम देखते हैं, सी गीता इज नॉट द लास्ट वर्ड एंड कृष्णा इज नॉट द लास्ट इनकारनेशन। अगर हम उत्क्रांतिवाद में, मैं मानता हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं जैसे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की विचारधारा है कि मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार करके असेंडिंग ऑर्डर में वो आगे जा रहे हैं। अभी हम अगर आश्रम व्यवस्था को शिक्षा के साथ जोड़े तो हम ऐसे मानते थे कि 25 साल का जो जीवन है हमारा, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है और वो ज्ञान संपादन का समय है। फिर गृहस्थाश्रम है, वो ज्ञान को जीवन में टेस्ट करने का समय है कि हमने माता पिताओं से जो कुछ भी सीखा उसको हम अमल में लाने की कोशिश करते हैं। वानप्रस्थाश्रम जो ऋषि मुनि थे, वो क्या है कि अनुभव सिद्ध ज्ञान फिर भावी पीढ़ी को देने का काम करते थे, और उसमें से जो अच्छा लगा हमने रखा, जो अच्छा नहीं लगा वो छोड़ दिया और हम आगे बढ़ते गए। तो जैसे हमारी संस्कृति में कहा है, पुत्रात् शिष्यात् पराजय। अगर हमारे संतान हमसे आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये हमारी विफलता है। तो देखिए, ये मानव सभ्यता और में एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म भी है, जैसे साइंस में है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो पेनिसिलिन द वंडर ड्रग पढ़ रहे थे। अभी 20 साल के बाद कहते हैं कि ये तो डर्टी डजन में है, ये नहीं लेना चाहिए आपको। नवल भाई शाह जो गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि 50 साल पहले हम गांव-गांव जाके लोगों को कहते थे कि सफ़ेद खातर निकलेगी, मतलब ये लगाओ यूरिया और इससे उत्पादन होगा। 50 साल में पता चला कि ये तो गलती कर दी। तो क्या हम गलती से सीखते हैं? तो एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन में भी, वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास, कि हम क्या अपने बच्चों को गलती करने की भी इजाज़त देते हैं? You learn from your own experiences. That freedom we should give to our next generation. उनके भी विजडम में हमें विश्वास तो रखना पड़ेगा। तो हमने माता पिता से सीखा, कुछ लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ छोड़ा, अनुभव प्राप्त किया, हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे। वो भी कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, रखेंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि जैसे कि प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, तो इंजीनियरिंग में क्या है कि स्लेब ऊपर आ जाता है और उसको देख के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यार दुनिया बिगड़ रही है, ये सब खराब ही हो रहा है, खराब ही हो रहा है। लेकिन आज पूरी दुनिया में लोग पुनर्विचार करने लगे हैं कि क्या हमने, हमारी जो विकास की अवधारणा थी वो सही। तो लेट अस हैव फेथ इन ह्यूमन विजडम कि वो मार खा के भी सीखेगा, और सीखेगा तो फिर अपना रास्ता चुनेगा। मतलब समीक्षा चलती रहती है। समीक्षा चलती रहती है। और समीक्षा चलती है, जो मतलब अनावश्यक है छूटता जाता है और उसको आवश्यक उसका आगे बात चलती रहती है। मतलब तो हम लोग उसी प्रोसेस में हैं। उसी प्रोसेस में है। हम समीक्षा भी कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं वो अच्छा था, हम ये भी नहीं कह रहे वो खराब था, हम ये भी नहीं कह रहे हैं अभी हम जो जी रहे हैं वो ठीक नहीं जी रहे, और ये भी नहीं कह रहे हैं अच्छा जी रहे, है ना। आपने पैरामीटर की बात की तो हमने कहा भाई ये पैरामीटर है, हम ये नहीं चाहते हम धरती असंतुलित हो जाए और मानव जाति इस धरती से विदा हो जाए, ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मानव परंपरा बनी रहे, है ना। और उसमें जीने के दो ही आयाम हैं, जिसको मैंने कहा कि एक आयाम है जिसको यदि हम देखें तो मानव में एक आयाम है जिसको हम शरीर कह रहे हैं ना, बॉडी, और दूसरा है जिसको हम मैं कह रहे हैं, हम लोग इसको जीवन कह रहे हैं। जीवन यानी जीने वाला मैं हूँ, शरीर नहीं है ना। शरीर की भी आवश्यकता मैं ही पूरी करता हूँ, है ना। जैसे शरीर को भूख लगती तो मैं भोजन कराता हूँ, और शरीर के लिए भोजन को सुनिश्चित करने उत्पादन भी मैं ही करता हूँ, है ना। शरीर तो अपने आप नहीं करता है ना, मेरे निर्देश को पालन करता है उसके आधार पे। अब यदि हम शरीर को समझने की कोशिश करते हैं तो शरीर का जो है पोषण और संरक्षण, ये दो ही कार्यक्रम है शरीर में। इतना ही शरीर के लिए हमको जो करना है, और इसी के लिए सारा अर्थोपार्जन है। सारा जो अर्थोपार्जन है वो इसी पोषण संरक्षण के लिए ही है। जो भी हम दाल चावल सब्जी खाद्यान्न दूध इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, आप आगे आगे आ एक चेयर खाली है, ये इधर भी आ सकते हैं, इधर
जब भी बात करते हैं तो हम इतनी की बात कर पाते हैं। ये जो जीने वाला है, जो जीवन है, जिसको मैंने कहा कि यही समझने वाला है, समझने वाला है, इसी को हम कह रहे हैं ये दृष्टा है ना। और कर्ता भी यही है, करने वाला भी यही है, करने वाला भी यही है, जिसको अपन कह रहे हैं कर्ता। कर्ता ये शरीर तो नहीं करता है ना, शरीर में क्रिया होती है, शरीर में एक क्रिया चलती है, लेकिन करने वाला, जैसे मान लो आपको शिविर करना है तो ये शरीर का डिसीजन नहीं है, आपका निर्णय है ना, हमको करना है, हमको कितना सुनना है कितना नहीं सुनना है, और फिर कितना स्वीकार करना है, ये भी मैं ही करता हूँ, शरीर तो नहीं करता, शरीर का कोई अंग अवयव नहीं करता, शरीर का अपना एक क्रियाकलाप है ना। और भोक्ता भी मैं ही हूँ। दुखी कौन होता है? भोगने वाला भी मैं, तो भोक्ता भी, भोक्ता मतलब जो सुखी दुखी होने वाला, ये मैं ही हूँ, जिसको कहते। और ये जो जिसको हम कहते हैं संबंध कहते हैं, संबंध कौन स्वीकारता है? शरीर स्वीकारता है या मैं स्वीकारता हूँ? मैं स्वीकारता हूँ। तो संबंध को स्वीकारने वाला मैं हूँ और जीने वाला भी मैं हूँ, है ना। तो जिसको मैंने कहा ये जो व्यवहार क्रिया है, इसमें ये मैं ही जीता है, मैं के लिए ही है, और ये शरीर के लिए, व्यवसाय क्रिया शरीर के लिए, व्यवसाय क्रिया शरीर के लिए। पूरे व्यवसाय का प्रयोजन जो है शरीर का पोषण संरक्षण है, मेरा भी, मेरे परिवार का भी, समाज का भी, समाज में जितने भी शरीर हैं उन सबका पोषण संरक्षण करना है ना। और ये पोषण संरक्षण के अलावा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि यदि वो नहीं होगा तो खेती भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हुई या ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हुआ, तो उसके कारण एल नीनो इफेक्ट पैदा हुआ है, उसके कारण से जो वातावरण का एक एरिया होता है वो सरक गया। मान लो जहाँ धान पैदा होता है वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, यदि वो 200 किलोमीटर सरक गया तो 200 किलोमीटर में धान नहीं पैदा होगा, क्योंकि धान तो एक निश्चित टेम्परेचर में, निश्चित मॉइस्चर के साथ है ना, निश्चित क्लाइमेट में ही होता है।